अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से आज हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए सरसों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई। अधिक लाभ के लिए कद्दू की फसल में किए जाने वाले कार्य। मधुमक्खी पालन में उपयोगी यंत्रों पर जानकारी। खरीफ फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के अधिकतर किसान रबी फसलों की बुआई कार्य में व्यस्त होंगे और जो किसान सरसों की बुआई करना चाहते हैं वो इसकी अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज का चुनाव करें तथा इसकी बुआई वैज्ञानिक तरीके से करें, तभी फसल से अधिक उपज मिलेगी। तो सरसों की बुआई की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा रतलाम के वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। इसमें कम लागत है और ज़्यादा मुनाफा है जो सरसों की फसल में, तो इसलिए सरसों लगाना काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन समय पे है। यदि हम बहुत ज़्यादा लेट सरसों लगाएंगे तो फिर हम को अनावश्यक रूप से जो है हमारी पादप सुरक्षा पर खर्च करना पड़ेगा, तो इसका उपयोग करें। खेत को अभी वैसे तैयार कर लिया है तो उचित होगा यदि उसमें नमी है दो बार अच्छा कल्टीवेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा लगा दें और उसके बाद उसकी बुआई करें। सरसों में बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चूँकि हमको उत्पादन लेना है तो ऐसी स्थिति में यदि हमारा मिट्टी का टेस्ट है तो मिट्टी के आधार पर हम उर्वरक प्रबंधन करें, और नहीं तो सामान्य रूप से हम यदि हमारी सिंचित पानी की सुविधा अच्छे लगा रहे हैं तो 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है। यदि हमारी बरानी है जहाँ पर सिंचाई हमारा साधन नहीं है, कम दे पा रहे हैं, पहले खाली रहा है जिसमें हमने खरीफ की फसल नहीं ली है, और ऐसी स्थिति में हम कम कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को और उसमें रासायनिक उर्वरक 60-30-20 का रखें प्रति हेक्टर। सरसों चूँकि तिलहनी फसल है, इसमें एक सल्फर तत्व की ज़रूरत होती है, तो वो करीब 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर सल्फर अवश्य देवे। इस तरह से हम ये प्रबंधन करके सरसों की फसल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ वैरायटी का सवाल है, जैसे पूसा अग्नि है तो हमारी 110 और 115 दिन में पक जाती है। पूसा तारक लेंगे तो 120 से 125 दिन की अवधि है उसका, और पूसा मेघ भी 130 दिन तक हमारी पक के तैयार हो जाती है। तो लंबी कुछ वैरायटी हैं जो लंबी अवधि की हैं जिनमें हम 140 से 145 दिन तक भी पकते हैं। जो हमारी पुरानी किस्म थी पूसा गोल्ड वगैरह, उनमें समय 140 से 45 दिन लगता है। सरसों का हमारा जो लागत है वो काफ़ी कम है, जैसे कि सरसों में बहुत कम बीज की मात्रा लगती है, 5 किलो अधिकतम प्रति हेक्टर लगती है। बुआई में बीज को ज़रूर उपचारित कर लें फफूंदनाशक दवा से, जिससे हमारी बीज जनित और भूमि जनित बीमारियाँ रुक सकती हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं।
सरसों के लिए रेडोमिल ठीक है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हल्का सा उसको ऊपर लेप चढ़ा दें उसका, और उसके बाद बुआई करें। यदि हम चूँकि कायदे से तो यदि हमारा जो अर्ली वैरायटी लगा रहे हैं तो उसका समय तो हम 15 सितंबर के बाद लगा सकते हैं, जैसे पूसा अग्रणी। बाकी वैरायटी की अभी हम अक्टूबर में इसमें 15-20 अक्टूबर तक आसानी से लगा सकते हैं। वैसे किसान भाई सबसे उत्तम विधि तो यह है कि हम लाइन स्विंग करें, जिससे हमारा पौधों का जो नीचे से पोषण है वो पर्याप्त मात्रा में सही अनुपात में मिलता रहता है, और एक निश्चित दूरी पे पौधे का विकास अच्छा होता है। तो लाइन स्विंग ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखा गया बहुत ज़्यादा लोग लाइन स्विंग न करके उसको छिड़काव पद्धति से बुआई करते हैं, और बाद में फिर उसकी जो है बिरलन थिनिंग की प्रक्रिया करते हैं। उसमें अनावश्यक रूप से काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि हम लाइन स्विंग करें, और लाइन में हम लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, तो हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इरिगेशन का सवाल है तो प्रारंभिक रूप से यदि हमने पहले सिंचाई कर दी है और बाद में उसको लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 35 से 40 दिन पे प्रथम सिंचाई करें, और दूसरी सिंचाई फलियां जब हमारी दाना भरना स्टार्ट हो उस समय सिंचाई करें। तो ये जो है सिंचाई के लिए है। और सामान्यतः बीड कंट्रोल के लिए हम कोशिश करें कि एक आध बार उसमें होइंग कर दें और कुछ हाथ से निकलवाएं। ज़्यादा बीडीसाइड का उपयोग हम उसमें न करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में कद्दू की खेती अधिकतर गर्मी और बारिश के समय में की जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कुछ संकर किस्में विकसित की गई हैं जिनकी खेती रबी मौसम में करके अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, रबी मौसम में कद्दू की खेती की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान संदीप सिंह जाट। सब्जियों की खेती मैं करीब 14-15 साल से लगातार कर रहा हूँ। मेरे 3-4 जगह फार्म है और जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है, जैसे कद्दू है, हरी मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, प्याज है, आलू है, इस तरीके की खेती की जाती है। जैसे अपना विषय आज कद्दू है, इस पे ही बोलते हैं। तो कद्दू की खेती करें, और इसका समय है बरसात में भी और आपका गर्मियों में भी, और सर्दियों में भी कुछ नई वैरायटियां ऐसी आई हैं जो कम उम्र की हैं, जिनसे प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं, और हाइब्रिड सीड हैं जो वर्ष के 12 महीने में भी अंकुरन भी लेते हैं और चलते भी। और कद्दू जो पहले होते थे 20-20 किलो के, जो देसी कद्दू होते थे, उनके बाजार भाव तो मंदे रहते हैं। जो हाइब्रिड कद्दू है जो 3 से 4 किलो 5 किलो तक के रहते हैं, उनका मार्केट बाजार अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, और उनको पैदा करने में कम समय लगता है, तो अपने खर्चे भी कम समय में कम ही होते हैं। जमीन की तैयारी का चुनाव इसमें सामान्य है। 2-3 बार जुताई करके जमीन को भुरभुरी बना ले, और 4 फीट पे इसकी नालियां निकाल दें, और नालियों में ड्रिप इरिगेशन जो है बेड के ऊपर, ड्रिप की सटकों को बेड के ऊपर लगाएं, और ऊपर लगाने के बाद सीधा हर जगह जो बूंद गिरती है उस हर जगह एक एक बीज लगा दें। बीज भी इसका सस्ता है और लगता भी कम है। 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है और कम रेट का है। पौधे से पौधा करीब 1.5 फुट दूर रहे और लाइन से लाइन 4 से 5 फीट रहे। ये कम बढ़ने वाली वैरायटियां हैं और आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जो इनके फूल होते हैं
वो घने हो जाते हैं, जिसमें परागन बना रहता है। ज्यादा अगर अपन इनको दूर दूर लगाएंगे तो पैदावार कम आएगा। नजदीकतम होने से जितना ज्यादा नजदीक और घने होंगे उतना ज्यादा ठीक है। निदाई गोड़ाई जैसे चारा दिखता है आप करवाएं, शुरू में होती है और उसके बाद 45 दिन के बाद निदाई की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। निदाई रहे भी तो खेत ठंडा रहेगा, चारे की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 45-50 दिन इसमें चारा न रहे। सिंचाई ड्रिप इरिगेशन में हफ्ते भर में 3-4 बार 1.5 से 2 घंटा प्रति पौधा 2 से 3 लीटर पानी, ऐसे सिंचाई चलता रहे। इसमें ज्यादा सिंचाई तो ड्रिप में पानी तो चलेगा ही, हाईटेक में जल्दी पानी मिल जाता है, 2 घंटा ड्रिप चलाना काफी है। जैसे ही हमारा ड्रिप पे लगा है तो फर्स्ट डोज में 19-19 के डोज 3-4 जला देते हैं उसमें, जिससे पिकअप हो जाए। और जैसे ही इसकी नाल चलती है फिर इसमें रुकावट होती नहीं, और अगर किसी नाल में रुकावट होती है तो कद्दू दूसरी नाल बना लेता है। तो इसके अंदर खाद जो है वो 100 किलो फास्फोरस, 50 किलो यूरिया और 50 किलो सफेद पोटास, ये 3 खाद मिला के जमीन में भर दिए जाते हैं। और फिर ड्रिप इरिगेशन का जो शेड्यूल है वो लगातार 90 से 110 दिन हफ्ते में 2 बार, कभी 19-19, कभी कैल्शियम नाइट्रेट, कभी आपका मैग्नीशियम सल्फेट, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 90 से 110 दिन तक चलाएं तो आपका इसमें पैदावार आएगा। फिर इसमें एक ही इंसेक्ट आता, फ्रूट फ्लाई, जो फल पे बैठती है, मक्खी है और उसको दाग बना देती है। फ्रूट फ्लाई के लिए बिल्कुल सस्ते और आरामदायक इलाज है। आप इसमें मैथोमिल प्लस लुआन, डाइकोफाल, इथियान, इनमें कोई भी हो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से शाम को या सुबह में ठंडे समय में आप स्प्रे कर दें, जिससे फ्रूट फ्लाई आसानी से नियंत्रण में हो जाती है। अतः कद्दू बहुत ही उपयोगी फसल है, शरीर के लिए भी है और मंडियों में इसकी आगे आगे डिमांड बढ़ रही है। और मेरा आखिरी में किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरी बताई हुई जानकारी को अपने तरीके से अपनाएं। उनके तरीके से किए हुए काम में इससे अच्छे बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। कुछ समस्याएं आएंगी तो उनका निदान भी वो स्वयं ढूंढ लेंगे। इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय आज के समय में खेती के साथ साथ अपनाए जाने वाले व्यवसायों में सफलता से अपनाया जा रहा है। जो किसान इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए इसमें उपयोग होने वाले यंत्रों के विषय में भी पूरी जानकारी का होना बेहद जरूरी है, जिसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील मौन पालक अजय सैनी। जब हम लोग मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो उपकरणों का विशेष रूप से सही नाप का होना आवश्यक है और विशेष रूप से जो हमारा मौन ग्रह होता है उसमें लकड़ी, केल, तुन और चीड़, ये लकड़ी ज़्यादा, वैसे केल और तुन ज़्यादा अच्छा माना जाता है और सूखी होनी चाहिए। और उसकी नाप जो है वो, क्योंकि ये इंटरनेशनल साइज होता है और नाप का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए अच्छी नाप के बक्से और अच्छी जगह बने हुए बिल्कुल सूखी लकड़ी के, सीजन वुड के बने हुए होने चाहिए। तो मेन हमारा जो मौन ग्रह है वो, और इसके बाद हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग ट्रे और कुछ जो सहायक, ये मुख्य हमारे उपकरण होते हैं। और जो सहायक उपकरण हैं उनमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उनका मैं आपको एक एक करके परिचय देता हूँ। ये एक उपकरण है इनर कवर। ये जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं अपने मौन वंशों का तो इसका उपयोग करते हैं, बक्से के ऊपर रख करके इसको 4 कील लगा करके फिक्स हो जाता है। इसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर लंबा माइग्रेशन आप करते हैं तो बीच में सफोकेशन वगैरह नहीं होता, बक्से को पूरा, मधुमक्खियों को हवा पूरी मिलती रहती है और एरिएशन प्रॉपर रहता है। तो अगर आप कुछ देर सवेर भी गाड़ी उतरने में हो जाती है तो आपकी मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होता है। तो माइग्रेशन में इसका प्रयोग करते हैं।
दूसरे ये एक उपकरण है, ये जाली होती है। ये जब हम लोग सुपर चैम्बर लगाते हैं तो सुपर के और तलपट के बीच में इसको लगाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि रानी मधुमक्खी ऊपर नहीं आ पाती और वर्कर इसके बीच से निकल जाते हैं। तो रानी ऊपर नहीं आती तो ऊपर का जो पार्ट आपका होता है सुपर चैम्बर का, उसमें शहद आप निकाल सकते हैं और आराम से जो है आपके हनी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और इस प्रकार क्वीन एक्सक्लूडर का प्रयोग करके, रानी अवरोधक जाली भी इसको बोलते हैं, ये भी एक रानी अवरोधक जाली है। ये आपका वर्टिकल है और इसको अगर 10 फ्रेम में ही आपकी कॉलोनी है और उसमें आप जो है एक तरफ चाहते हैं कि 4 छत्तों में मुझे केवल शहद चाहिए, तो शौक में आप 2-4 बक्से रखते हैं, तो इसको वर्टिकल लगा करके इसमें जो है 4-6 फ्रेम के बाद लगा तो 6 फ्रेम में रानी अंडा देती रहेगी और 4 फ्रेम में वो शहद इकट्ठा करती रहेगी। ये भी एक तरह की जरिए परपोलिस नेट है। अगर परपोलिस आपको इकट्ठा करना होता है तो इस नेट की सहायता से आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसको टॉप कवर के नीचे और फ्रेम्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो इसमें मधुमक्खियाँ जो हैं, जो छेद आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो मधुमक्खी इसको परपोलिस से भर देती है और फिर डीप फ्रीजर में डाल करके इसे अलग किया जा सकता है। ये एक छोटा सा उपकरण है, इसको बॉक्स गेट बोलते हैं। ये बॉक्स के गेट के ऊपर लगाते हैं इसको। आमतौर से किसान भाई हमारे मिट्टी से, गारे से या पॉलीथीन से गेट बंद करते हैं, तो ये साइंटिफिक तरीका है। इसमें छेद बने हुए हैं, तो इसकी सहायता से अगर आप गेट बंद करेंगे तो हवा का जो है वो आदान प्रदान होता रहेगा और बॉक्स में सफोकेशन की गुंजाइश कम रहेगी। ये अगर आपको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना है तो ये क्वीन केज एक तरह का कहलाता है, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ क्वीन केज है। इसमें रानी मधुमक्खी के साथ साथ आप 3-4 वर्कर भी छोड़ सकते हैं और अलग से एक पार्ट होता है उसमें, उसके लिए फीड भी रख सकते हैं। तो ये रानी को कहीं आपको 1-2 दिन के लिए ले जाना हो तो 1-2 दिन इसमें आराम से रख सकते हैं। ये भी एक तरह का क्वीन केज कहलाता है, ये भी क्वीन केज है। इसको भी जो है रानी मधुमक्खी को, इनको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना हो या बक्से में इंट्रोड्यूस कराना हो तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये दस्ताने हैं, दस्तानों की से अगर कुछ नए लोग हैं या शहद निकाल रहे हैं, मधुमक्खी कभी कभी सुबह शाम के समय ज़्यादा काटती है, तो आप दस्तानों का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमक्खी जब थोड़ा चिड़चिड़ी होती है या कई प्रतिकूल मौसम में आप जो है काम करते हैं तो उस समय आप इस स्मोकर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें टाट की बोरी जला करके और हल्का सा धुआं बक्से में दे सकते हैं, तो उससे मधुमक्खी थोड़ा शांत हो जाती है और आप आराम से काम कर सकते हैं। ये फीडर होता है प्लास्टिक का, इस फीडर की सहायता से आप जो है मधुमक्खियों को फीड करा सकते हैं। इसमें अंदर की तरफ से मधुमक्खी डूबती नहीं है, अंदर भी ये स्टेप बने हुए हैं ताकि मधुमक्खी आराम से ऊपर नीचे चढ़ सके। ये ब्रश होता है एक बहुत मुलायम बालों का। जब मधुमक्खी शहद हम लोग निकालते हैं तो छत्ते से मधुमक्खियों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बी ब्रश। चाकू, जब शहद निकालते हैं तो अनकैपिंग के लिए चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तेज धार का बड़ा चाकू होना चाहिए ताकि पूरे फ्रेम की जो है अनकैपिंग एक साथ हो जाए। ये पोलन ट्रैप है, जब पोलन हम लोग निकालते हैं तो बॉक्स की गेट के ऊपर इसको लगाते हैं, तो मधुमक्खी जब इससे निकलती है तो उसकी बास्केट जो है उल्टी हो जाती है और पराग नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है और जब मधुमक्खी यहाँ से निकलती है तो पराग यहाँ गिर जाता है और ट्रे में इकट्ठा करके हम लोग निकाल लेते हैं। पोलन कलेक्ट करने के काम आता है। ये भी पोलन ट्रैप का ही एक तरीका है। ये बीवेल, जब आप लोग काम करते हैं तो मुँह थोड़ा प्रोटेक्ट, इसके लिए हम लोग बीवेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये स्वार्म बैग होता है कपड़े का, सफ़ेद कपड़े का बना हुआ। जब मधुमक्खी कई बार स्वार्म कर जाती है, रानी मधुमक्खी के साथ निकल कर के कहीं ज़्यादा ऊंची जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर हम लोग बॉक्स को ले जा कर के नहीं ले जा सकते उस समय स्वार्म बैग का प्रयोग रानी मधुमक्खी को पकड़ने के लिए किया जाता है। शहद निकालने की मशीन अगर आप स्टेनलेस स्टील की प्रयोग करते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास आ जाती है, और यदि GI की इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 और 6 के हज़ार के आसपास आ जाती है। और ये उपकरण लगभग 5-1 हज़ार का ये सारा उपकरण है। तो इस प्रकार जब आप मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इन सहायक उपकरणों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो एक अच्छे मौन पालक आप बन सकते हैं, सफल मौन पालक बन सकते हैं और आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक उपकरणों की बात है और मौन ग्रह की बात है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जो MIDH के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको 50% सब्सिडी इनके ऊपर मिलती है नेशनल बी बोर्ड की ओर से, और जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं तो 50% सब्सिडी समस्त उपकरणों के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बुढ़ागर, जिला जबलपुर के कृषक पदम बर्मन ने। यह ईसबगोल की वैज्ञानिक बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो पदम बर्मन जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ईसबगोल खरीफ की कटाई के बाद में भूमि को 2-3 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाए तथा दीमक तथा भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए अंतिम जुताई के समय क्विनाल फॉस 1.5% 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। किसान भाइयों, ईसबगोल की मुख्य किस्में GI2, RI 89, RI 1 तथा लवणीय सिंचित क्षेत्रों में GI2 तथा RI 89 किस्म अच्छी पैदावार देती है। किसान भाइयों, गोबर की खाद उपलब्ध हो तो खेत में 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई से महीने पर पहले मिलाएं। इसको 30 किलो नत्रजन तथा 25 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा पूरा फास्फोरस बीज की बुआई के समय 3 इंच गहरा सीड्रिल से ऊर कर दें तथा शेष बची नत्रजन की मात्रा को फसल में सिंचाई के साथ 30 दिन बाद में दें। किसान भाइयों, बीज की बुआई करते समय तुलासिता रोग की रोकथाम के लिए फसल को मेटालिजक एप्रोन 35 SD 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अच्छी उपज के लिए ईसबगोल की बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े में करना ठीक रहता है। साधारणतः गेहूं व जौ से 10 से 15 दिन पहले इसकी बुआई करना अच्छा रहता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे क्यारे में छिड़क कर या रैक चलाकर बुआई की जाती है। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं। इस प्रकार छिड़क कर बुआई करने से 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। ईसबगोल को लाइन में बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए। लाइन में बुआई करने से निराई गुड़ाई में आसानी रहती है। किसान भाइयों, ईसबगोल में सिंचाई के लिए पहली सिंचाई जब बुआई करते हैं तब देते हैं, उसके बाद में 8 दिन बाद में, फिर उसके 35 दिन तथा बाद में 65 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। ईसबगोल की क्यारी विधि में की अपेक्षा फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करने पर उत्पादन है जो अच्छा मिलता है। फव्वारा से सिंचाई करने पर बुआई के बाद 8 दिन पे, इसके बाद 20 दिन पे, इसके बाद 40 दिन, फिर 55 दिन तथा 70 दिन में फव्वारे से 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, ईसबगोल में 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निराई बुआई के 20 दिन बाद में तथा दूसरी निराई 40 से 50 दिन बाद में करें। निराई के साथ में गुड़ाई करना लाभप्रद रहता है क्योंकि इससे खेत में वायु संचार होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
अधिक उपज के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से बुआई, मटर फली की ज्यादा पैदावार हेतु फसल का उचित प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।